हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में मैं आपको 3 जगतों के बारे में पढ़ा चुका हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि विटेकर के क्लासिफिकेशन में जो 5 जगत का वर्गीकरण है, उस 5 जगत के वर्गीकरण में सबसे पहला जगत उन्होंने बताया था मोनेरा, उसके बाद दूसरा जगत था प्रोटिस्टा, और ये 3 जगत अब इसमें से मैं आपको फंजाई जगत पढ़ा चुका हूँ, कवक जगत। दूसरा जगत है प्लांटी यानी पादप जगत, और तीसरा जगत है एनिमिलिया या जंतु जगत। आज हम इस वीडियो में पादप जगत के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। पादप जगत का आशय है पौधों से जितने भी पौधे इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनको विटेकर के वर्गीकरण में पादप जगत में सम्मिलित किया गया है। पादप जगत में कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं जिनके बारे में डिटेल में आप अध्याय 3 में पादप जगत का एक सेपरेट चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको मैं कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जो हैं इन पादपों के बताऊंगा, जिनके द्वारा आप इनको अन्य जगत से विभेद कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पादप जगत की कुछ मुख्य विशेषताएं। पहला है कि पादप स्वपोषी होते हैं, यानी प्लांट्स आर ऑटोट्रोफिक। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अधिकतर पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। वे सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में पर्णहरिम की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं या भोजन का निर्माण करते हैं, और इस तरह से ये पूरी धरती का पोषण का एक माध्यम है। लेकिन सभी पौधे स्वपोषी नहीं होते हैं, इसके कुछ अपवाद हैं। इसके पहला अपवाद है इसका कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे आपने सुना होगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जिसे हम कहते हैं। जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट है, ये कीटों का भक्षण करते हैं, और इनमें जो पौधे आते हैं वे अक्सर जो है भारत में नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। इसमें आते हैं आपके घटपर्णी पौधा या नेपेंथी जिसे हम कहते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसेरा जैसे पौधे इसमें आते हैं। इसमें घटपर्णी का पौधा अगर आपको ध्यान हो, आपने पढ़ा हो, उसमें जो है घटपर्णी यानी उसकी जो लीफ है वो ऐसी मॉडिफाई हो जाती है एक घट या घड़े के समान या सुराही के समान, और उसके अंदर जो है चिपचिपे पदार्थ से सने हुए रोम पाए जाते हैं। कीट जो है इस घटपर्णी रचना की ओर आकर्षित होता है और मीठे पदार्थ को खाने के लालच में इस घट जैसी रचना के अंदर फंसकर ट्रैप हो जाता है और फिर उसका पाचन कर लिया जाता है। अब सवाल यह है कि कीटभक्षी पौधे जो है क्यों कीटों का भक्षण करते हैं। असल में ये ऐसी भूमि में पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। ऐसी मृदा में, ऐसी भूमि में ये पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, तो केवल नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ही ये कीटों का भक्षण करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक मैंने आपको तथ्य बताया है। कीटभक्षी पौधों के अलावा कुछ परपोषी या परजीवी पौधे भी होते हैं। वो परपोषी और परजीवी पौधे जो हैं अपना भोजन या तो पूर्णतः नहीं बना पाते हैं या आंशिक रूप से नहीं बना पाते हैं। उनको हम जो है परपोषी पौधे कहते हैं या परपोषी पादप कहते हैं। इसमें है सबसे अच्छा उदाहरण अमरबेल या कसकुटा का। अमरबेल, कसकुटा, आपने घने जंगलों में देखा होगा कि जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनके तनों से एक बेल जैसी रचना लिपटी हुई रहती है, जो कि सांप की तरह लिपटी हुई दिखाई देती है अक्सर, और इसमें इसकी जो जड़ें होती हैं वे तने के अंदर घुसी हुई रहती हैं। जो होस्ट पौधा है यानी जो परजीवी पौधा है, जो इसका मेजबान पौधा है, जिस वृक्ष से लिपटी हुई है, उस वृक्ष के अंदर इसके जो है जड़ जैसी संरचनाएं ये चली जाती हैं, चूष्कांग इसके चले जाते हैं, और पौधे के इस तने के अंदर से ये भोजन खींचकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये अमरबेल है। इसी के साथ साथ चंदन। अमरबेल तो इसको हम कहते हैं तना परजीवी, क्योंकि इसका तने के द्वारा जो है ये अपना पोषण प्राप्त करता है दूसरे पौधे से। और चंदन जो है मूल परजीवी होता है, क्योंकि ये अपनी जड़ के द्वारा किसी दूसरे पौधे से संबंध बनाकर उससे पोषण प्राप्त करता है। तो अमरबेल और चंदन ये उदाहरण है परपोषी पादपों पे जो अपना भोजन पूर्णतः नहीं बना पाते हैं। सामान्यतः तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा
बना लेते हैं। ये कुछ अपवादों की चर्चा यहाँ पर मैं कर रहा था। इसके साथ साथ कुछ और विशेषताएं हैं जो पौधों को अन्य जगत के प्राणियों से, अन्य जगत के जीवों से अलग करती हैं। जैसे कि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि बनी होती है सेलुलोज की। इससे पहले आपने देखा था कि कोशिका भित्ति तो कवक में पाई जाती है, लेकिन वो सेलुलोज की नहीं बल्कि काइटिन की बनी होती है। इसके साथ साथ जो है इनमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, यानी डेफिनिट अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन इसको हम कहते हैं, इनके अंदर पाया जाता है। इसका क्या मतलब है कि इनके जीवन काल में अलग अलग पीढ़ियाँ होती हैं। जैसे एक पीढ़ी इनके जीवन काल में होगी युग्मकोद्भिद की, एक पीढ़ी युग्मकोद्भिद की होगी जिसको हम इंग्लिश में गैमेटोफाइट कहते हैं। ये सब विस्तृत रूप से अध्याय 3 में पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी पीढ़ी होगी बीजाणुद्भिद पीढ़ी, जिसको हम जो है स्पोरोफाइट भी कहते हैं। ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो है अगुणित होती है, अर्थात इसमें जो है अगुणित संख्या पाई जाती है गुणसूत्रों की, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है द्विगुणित होती है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल पाई जाती है। अब ये अपने जीवन काल में इन दो पीढ़ियों के द्वारा ही अपना जीवन चक्र पूरा करता रहता है। कभी जो है इसमें बीजाणुद्भिद पीढ़ी आ जाती है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी के समाप्त होने पर युग्मकोद्भिद पीढ़ी आ जाती है। इस तरह से ये दोनों पीढ़ियाँ इसके लाइफ साइकिल में दिखाई देती हैं और इसी को हम कहते हैं स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण। जैसे कि अगर आप सरसों के पौधे में इसको देखें तो सरसों का पौधा जो मुख्य रूप से आपको दिखाई दे रहा है वो बीजाणुद्भिद है, और उस बीजाणुद्भिद के द्वारा फिर जो है जो बीज बनेंगे उसके द्वारा जो परागकण वगैरह बनेंगे, वो परागकण जो बनेंगे उसके मादा युग्मकोद्भिद और नर युग्मकोद्भिद के द्वारा, उनके द्वारा फिर निषेचन होगा, और उसके पश्चात जो निषेचन से पूर्व जो रचनाएं बनेंगी वो युग्मकोद्भिद होंगी, और निषेचन के बाद जो रचना बनेगी वो बीजाणुद्भिद के रूप में आपको दिखाई देगी। इसका हम जो है अध्याय 3 में जो विस्तृत चैप्टर है उसमें अध्ययन करने जा रहे हैं। मुख्य तौर पे आप ये समझ लें कि स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण एक ऐसी घटना है जिसमें जो है 2 या 2 से अधिक पीढ़ियाँ किसी पौधे के जीवन में पाई जाती हैं और एकांतर क्रम में उसके जीवन चक्र में प्रकट होती हैं। तो ये एक इनका विशिष्ट लक्षण है। तो आपने आज जो है पादप जगत में ये मुख्य चीज़ें पढ़ी हैं। इसके पश्चात जो है एक और जो जगत है पढ़ाने में शेष रह गया है वो है जंतु जगत। चलिए जंतु जगत के बारे में भी जानकारी हम आज प्राप्त करते हैं इस वीडियो में, क्योंकि जंतु जगत अभी आपने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, वो आप चैप्टर 4 में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं इसका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको मैं दूंगा। तो ये अंतिम जगत है आपका विटेकर के जो जगत का वर्गीकरण है जंतु जगत, किंगडम एनिमेलिया। अब इनके जो लक्षण हैं विशेष जंतु जगत के जो उनको जो है पौधों से भिन्न करते हैं, पहला लक्षण है इसमें एक तो इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इस वजह से इनकी कोशिका अनियमित आकार की होती है, जबकि पादप कोशिका तो एक निश्चित आकार की होती है। दूसरा जो है इसमें जो है चलन एक जो है करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरा जो है एक इनका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है इसमें कि संवेदी व तंत्रिका तंत्र जो है विकसित होता है। संवेदी तंत्र और तंत्रिका तंत्र में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा चतुर, चालाक, चपल होते हैं, क्योंकि इनका नर्वस सिस्टम हाईली डेवलप्ड होता है। तो ये जो है इनको अन्य जगत से भिन्न करता है। जंतु जगत के बारे में अगली जो आपका चैप्टर 4 है उसमें हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अब ये 5 जगत आपने जो इंट्रोडक्टरी आपने जो लेक्चर सुने, इन 5 जगतों के आपके मोनेरा से लेके प्रोटिस्टा, उसके बाद कवच जगत, उसके बाद जो है पादप जगत और जंतु जगत। इसके अलावा भी कुछ ऐसे जीव हैं जो कि विटेकर के द्वारा अपने वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं हो पाए। चलिए उन जीवों के बारे में भी हल्का सा हम एक जानकारी प्राप्त करते हैं। वे जीव 5 कौन से हैं जो कि विटेकर के द्वारा जो है उसके वर्गीकरण में शामिल नहीं किए गए थे। वे हैं वायरस, वायराइट,
प्रियोन एवं लाइकेन। ये 5 ऐसे विशिष्ट प्रकार के जीव हैं जो कि विटेकर के द्वारा किसी भी जगत में सम्मिलित नहीं किए जा सके। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वायरस के विषय में। वायरस आप जानते हैं, या विषाणु इसको हिंदी में कहते हैं। आजकल जो है इसकी बहुत चर्चा है कोविड-19 की वजह से। वायरस को न तो हम जो है जीव मान सकते हैं ना अजीव मान सकते हैं। ये जीव और अजीव के बीच की कड़ी मानी जाती है, क्योंकि इसके कुछ लक्षण तो जीवों से मिलते हैं और कुछ लक्षण जो है अजीव या निर्जीवियों से मिलते हैं। इसलिए इसको हम न तो पूर्णतः जीव मानते हैं और न पूर्णतः इसको अजीव या निर्जीव मानते हैं। अब इसमें देखते हैं, अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें एक वाक्य में विषाणु को, तो कैसे इसको परिभाषित करेंगे। विषाणु अकोशिकीय अंतः परजीवी होते हैं। विषाणु अकोशिकीय अंतः परजीवी होते हैं। अगर हम इसको जो है सिंपली डिफाइन करना चाहें, कैसे इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे। वायरसेस आर असेलुलर एंडोपैरासाइट्स। थोड़ा इसकी खोज के बारे में पता करते हैं। विषाणु की खोज जो है इवानोवस्की नाम के वैज्ञानिक ने की थी, जो कि एक डच साइंटिस्ट था, इवानोवस्की। जीवाणु की खोज तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने करी थी, और वायरस या विषाणु की खोज इवानोवस्की ने अपने एक विशिष्ट प्रकार के फिल्टर के द्वारा करी थी। तो ये अति सूक्ष्म होते हैं विषाणु। सबसे पहले तो यह है कि अकोशिकीय होते हैं, अर्थात इनमें कोशिका नहीं होती। कोशिका नहीं होती अर्थात जो है इनके अंदर जीवद्रव्य नहीं पाया जाता। अंतः परजीवी होते हैं, यानी ये जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। यह जो है आंतरिक रूप से किसी जीव के अंदर आते हैं और फिर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगर जो है इनको हम देखें कि केमिकली जो है रासायनिक रूप से क्या होते हैं। रासायनिक रूप से विषाणु न्यूक्लियोप्रोटीन के कण मात्र होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन के कण मात्र होते हैं। दे आर जस्ट द पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। अब न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोप्रोटीन? न्यूक्लियोप्रोटीन 2 शब्दों से बना है। एक है न्यूक्लिक अम्ल, दूसरा है प्रोटीन। न्यूक्लिक अम्ल आप जानते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। और प्रोटीन तो कई प्रकार की होती हैं। तो ऐसे कण हैं ये वायरस जिनमें जो है इन 2 चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ कोई नहीं होती है। एक न्यूक्लिक अम्ल होता है, इट वुड बी आइदर डीएनए और आरएनए, और फिर प्रोटीन होती है। अगर जो है हम किसी वायरस का, सबसे पहला जो वायरस खोजा गया था उस वायरस का नाम था टोबैको मोज़ेक वायरस, क्योंकि ये टोबैको मोज़ेक नाम की एक डिजीज़ पैदा करता है जिसमें तंबाकू की पत्ती में विशिष्ट प्रकार की पीले रंग की धारियां दिखाई देती हैं, जिसको मोज़ेक पैटर्न कहते हैं। इसलिए इस वायरस का नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस को अगर हम देखें तो उसमें हमें एक तो सेंटर में आरएनए का अणु दिखाई देता है, और उसके चारों ओर जो है प्रोटीन का खोल दिखाई देता है, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। ये प्रोटीन का खोल जो कि कैप्सोमियर नाम के बहुलकों का द्वारा बना होता है। तो ये आपका टीएमबी का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आरएनए है, और ये है आपका कैप्सिड यानी प्रोटीन का खोल। प्रोटीन के खोल को हम जो है कैप्सिड कहते हैं, जो कि कैप्सोमियर का बना होता है। तो सेंटर में आपका ये न्यूक्लिक अम्ल है, आरएनए के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, और उसके चारों ओर जो आवरण है ये कैप्सिड नाम की प्रोटीन का है। इसी तरह एक दूसरा वायरस होता है जिसको हम कहते हैं जीवाणु भोजी वायरस, बैक्टीरियोफेज। उसका देखते हैं अब स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये इस तरह का षटभुजाकार जो है उसका स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर ये डीएनए है, ये डीएनए है। बाहर ये षटकोणा आकार जो है इसका कैप्सिड का है, जो कि प्रोटीन का खोल होता है। और फिर इसका ये नेक होता है, ये कॉलर होता है, और इस तरह से इसकी 6 टांगें भी होती हैं। 4
तो ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। तो किसी वायरस में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए होता है और किसी में आरएनए होता है। जैसे इस टीएमबी में आपको आरएनए दिखाई दे रहा है और इस बैक्टीरियोफेज में डीएनए आपको जेनेटिक मटेरियल के रूप में दिखाई देता है। अब जैसे कि अंतःपरजीवी हैं, कई प्रकार की बीमारियां ये पैदा करते हैं, तो अब हम चर्चा करते हैं कि इसको हम क्यों जीव और अजीव या सजीव या निर्जीव के बीच की कड़ी हम इसको क्यों कहते हैं, क्यों इसको हम जो है पूर्णतः जीव नहीं मानते हैं और क्यों इसको हम पूर्णतः निर्जीव नहीं मानते हैं। तो इनके सजीव लक्षण और निर्जीव के लक्षण जो है हम टेबुलेटेड फॉर्म में आपको बताते हैं। सजीव लक्षण और निर्जीव लक्षण इसके क्या क्या हैं, उसके द्वारा स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों हम इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। सजीव के लक्षण इसका है कि परपोषी कोशिका के भीतर प्रवेश करते ही जनन करने लगते हैं। जनन या गुणन करने लगते हैं। ये इसका एक सिंगल सोल लिविंग कैरेक्टर है। इसके अलावा इसमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता। केवल एक इस लक्षण की वजह से ही इसको कुछ हद तक सजीव माना जाता है कि परपोषी कोशिका के भीतर प्रवेश करते ही जनन या गुणन करने लगते हैं। जैसे कि कोविड-19 वायरस है, तो जब तक वो बाहर है तब तक वो निर्जीव की तरह व्यवहार कर रहा है, लेकिन जैसे आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, आपकी बॉडी सेल्स के अंदर वो अटैक करेगा, तो वहाँ फिर वो अपनी मल्टीप्लिकेशन करने लगा, अपनी आबादी बढ़ाने लग जाएगा, तो वहाँ पर वो सजीव का लक्षण प्रकट करने लग जाएगा। निर्जीव के लक्षण देखें कि एक तो इसमें जीव द्रव्य का अभाव होता है, जीव द्रव्य का अभाव होता है क्योंकि ये अकोशिकीय होते हैं। दूसरा जो है, इनको रसायनों के समान क्रिस्टलीकृत कर सकते हैं, इनका क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। तीसरा जो है, स्वतंत्र अवस्था में ये निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं, निर्जीव की तरह व्यवहार। जब ये फ्री होते हैं यानी शरीर से बाहर होते हैं, परपोषी कोशिका से बाहर होते हैं, तो दे एक्ट लाइक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ये किसी तरह से जीवन का कोई चिन्ह इनके अंदर प्रकट नहीं होता है जब ये फ्री स्टेज में होते हैं। तो ये लक्षण इसके जो हैं, ये लक्षण निश्चित तौर पे इनको सिद्ध करते हैं कि ना तो ये तो सजीव के कैटेगरी में इनको शामिल कर सकते हैं और ना निर्जीव की कैटेगरी में। तो ये आपने वायरस के विषय में आज जानकारी प्राप्त करी, जिसकी खोज जो है इवानोवस्की नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इसके पश्चात जो दो और विशिष्ट प्रकार के आपको ये जीव दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने अपनी बाईं तरफ लिखे हैं, वे हैं वायराइड एवं प्रायोन। वायराइड संक्षेप में जान लेते हैं क्या होते हैं, और प्रायोन, प्रियोन भी इनको कह देते हैं, VIRIOD, वायराइड और प्रियोन, PRION, प्रियोन। ये असल में वायरस से भी छोटे कण होते हैं। वायरस तो जीवाणु से भी सूक्ष्म होते हैं और उससे भी सूक्ष्म ये वायराइड और प्रियोन होते हैं। इसमें मुख्यतः जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये है कि वायराइड में केवल कम अणुभार वाला RNA पाया जाता है। यानी हम इनको वायराइड को कम अणुभार वाले RNA युक्त कण मान सकते हैं। इनमें कोई प्रोटीन नहीं होती, इनमें कोई DNA नहीं होता है, जबकि आपने वायरस में देखा कि या तो DNA या RNA होगा, साथ में अनिवार्य रूप से प्रोटीन भी पाई जाती है, जो कि एक खोल के रूप में इनके चारों ओर पाई जाती है। दूसरी ओर देखें हम प्रायोन भी अति सूक्ष्म कण होते हैं, जिनकी भी खोज रिसेंटली हुई है प्रुसनर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा, और इसमें जो है मात्र प्रोटीन के कण पाए जाते हैं। इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के विषय में अभी बहुत जानकारी वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पाए हैं, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और अभी भी इसके बारे में बहुत रिसर्च करनी बाकी है। तो प्रियोन में मात्र प्रोटीन पाई जाती है, जबकि वायराइड में केवल RNA पाया जाता है, जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, कम अणुभार का होता है। अब वायराइड जो है कुछ बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे
आलू में जो है एक बीमारी पैदा करता है ये वायराइड, उसको कहते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर। पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर। पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर नाम की जो बीमारी है वो वायराइड के द्वारा उत्पन्न होती है। प्रियन के द्वारा जो है एक डिजीज़ जो है ब्रिटेन में फैली थी जिसको कहा गया था मैड काउ डिजीज़। मैड काउ डिजीज़ ये प्रियन के द्वारा फैली थी ब्रिटेन में, हालांकि बाद में इसमें नियंत्रण कर लिया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हैं तो ये भी परजीवी ही, लेकिन वायरस से थोड़ा ये भिन्न होते हैं। अच्छा, मैं आपको वायरस को पढ़ाने के दौरान आपको कुछ वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियों के बारे में बताना भूल गया। चलिए जाते जाते उन बीमारियों पे भी चर्चा करते हैं जो वायरस के द्वारा होती है। वायरस द्वारा होने वाले रोग। ये वायरस के द्वारा रोग जो होते हैं ये केवल जंतुओं में नहीं होते हैं, पौधों में भी होते हैं। हम यहाँ पर मानव में होने वाली कुछ रोगों की चर्चा करेंगे, जैसे जुकाम और आपका कोविड-19, कोरोना वायरस, रेबीज, फ्लू, सार्स, एड्स। काफ़ी लंबी फहरिस्त है, यहाँ पर मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूँ जो कि वायरस के द्वारा होते हैं, और ये बड़ी ही जटिल होते हैं क्योंकि वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, बहुत जल्दी अपनी फॉर्म बदलता है। उस वजह से इनकी जो है पहचान बहुत मुश्किल से हो पाती है और इनका उपचार या टीका भी बहुत मुश्किल से बन पाता है। तो ये वायरस के द्वारा होने वाले कुछ रोगों के बारे में मैंने आपको बताया। अब चलते हैं, जो लास्ट ऑर्गेनिज्म है उस लास्ट ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं लाइकेन। लाइकेन क्या होते हैं? LICHEN। बच्चों, आपने कई बार किसी पहाड़ी स्थान पे आप गए होंगे तो उन पहाड़ी स्थानों में आपने कुछ ग्रे कलर की इस तरह की रचनाएं देखी होंगी जो कि उन पहाड़ी चट्टानों में इस तरह से चिपकी हुई रहती हैं, ग्रे कलर की। इसी तरह आपने अपने वृक्षों में भी, वृक्षों के तनों में कुछ इस तरह की रचनाएं देखी होंगी, हरी कलर की या ग्रे कलर की। ये रचनाएं ही कहलाती हैं लाइकेन। बहुत पतली ये इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पत्तियों के समान होते हैं और इनमें कई तरह के वलय पाए जाते हैं और बड़ी फर्मली ये स्टिक रहते हैं किसी भी सरफेस से, चाहे रॉकी सरफेस हो या ट्री का स्टेम हो। तो इनको हम लाइकेन कहते हैं। अब लाइकेन होते क्या हैं? हालांकि ये होते तो पादप जगत के ही हैं, लेकिन पादप जगत में कुछ जो है इनको सम्मिलित नहीं किया गया उनकी कुछ विशेषताओं की वजह से। वे कौन सी विशेषताएँ थी जिनकी वजह से इनको पादप जगत में सम्मिलित नहीं किया गया? एक तो यह है कि ये सहजीवी पादप होते हैं, सहजीवी पादप होते हैं जो शैवाल व कवक द्वारा संबंध बनाने से बनते हैं। अब यहाँ पर जो है एक तरह की साझेदारी है, यानी एक तरह की पार्टनरशिप है शैवाल और कवक के बीच में। इसका जो शैवाल घटक होता है उसको हम जो है फाइकोबायोंट कहते हैं या शैवलांश उसको हिंदी में कहते हैं, और जो इसका कवक घटक होता है उसको हम माइकोबायोंट या उसको हम जो है कवकांश भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ रह रहे हैं, सहजीवन का ये संबंध एक प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये क्यों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं? असल में इन्होंने कहा है कि हम जो है एक दूसरे की जो विशेषताएं हैं उनका उपयोग करेंगे और साथ ही साथ रहकर जीवन यापन करेंगे, इसलिए ये साथ साथ रहने का इनका ये संबंध दर्शाता है। शैवाल जो है कवक को पोषण प्रदान करता है, क्योंकि शैवाल स्वपोषी है, वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो वो भी भोजन जो बनाता है खुद तो इस्तेमाल करता ही है और साथ में उसको कवक के साथ भी शेयर करता है, कवक को भी वो भोजन देता है। जबकि कवक जो है शैवाल से भोजन तो प्राप्त करता ही है, बदले में जो है वो शैवाल को खनिज पोषण प्रदान करता है, क्योंकि कवक जो होता है इसमें एब्जॉर्प्शन की या अवशोषण की बहुत अच्छी क्षमता होती है
और आसानी से वो विभिन्न प्रकार के जो खनिज लवण होते हैं उनको अवशोषित कर लेता है और उनको प्रदान करता है वो शैवाल को। इस तरह से दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए अपना जीवन यापन करते हैं और इस तरह के संबंध को हम सहजीवी संबंध या सिम्बायोसिस कहते हैं। और ये कवक इस तरह से ही शैवाल और कवक के रूप में ये लाइकेन जो है अपना संबंध ये विकसित करते हैं। ये लाइकेन जो होते हैं इनको प्रदूषण के संकेतांक भी कहते हैं, इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के संकेतक, क्योंकि ये प्रदूषित जगह में नहीं होते हैं, ये अत्यंत संवेदनशील पादप होते हैं और जो भी पॉल्यूटेड एरिया होता है वहाँ ये नहीं पाए जाते हैं। इसलिए जहाँ भी ये पाए जाएंगे इसका मतलब वहाँ का वातावरण स्वच्छ है और प्रदूषण मुक्त है। इस तरह से आपका जीव जगत का ये वर्गीकरण का जो पार्ट था ये समाप्त हो चुका है। आशा है आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपकी क्वेरीज आर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम वेलकम्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टडीज़। बाय बाय।